दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर के अंदर हमने कई बार चंद्रयान 3 के बारे में चर्चा करी। अभी चंद्रयान 3 ने क्या किया है, मून यानी कि चंद्रमा की पहली इमेजेस उसके द्वारा शेयर करी गई हैं। अगर आप इसरो को फॉलो करते हो ना, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके द्वारा इनके वीडियो क्लिप शेयर करे गए हैं। जो मून की पहली इमेजेस हैं जो चंद्रयान 3 ने कैप्चर करी हैं, वो हमारे सामने हैं, यानी बहुत ही अच्छी लग रही हैं। एंड बीइंग इंडियंस, देखो हमें काफ़ी गर्व होना चाहिए। डेफिनेटली चंद्रयान 2 उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। जो आखिरी का पार्ट था, वहाँ पर हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, पर ऐसा हम डेफिनेटली मानकर चल रहे हैं कि आने वाले जो 18 से 19 दिन के अंदर जब हमारा चंद्रयान 3 एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो इंडिया का जो वर्चस्व है उससे बहुत ही ज़्यादा और भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आने वाले दिनों के अंदर हम भी इसको ट्रैक करते रहेंगे। इस बार के मेंस हो गया या नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए भी ये टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इनको हम आगे जो भी अपडेट्स होंगे उनको डेफिनेटली हम कवर करते रहेंगे। तो दोस्तों, डेट है आज की 7 अगस्त 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। सबसे पहले तो मुझे आप सभी को बहुत थैंक यू बोलना है। देखो, पिछले कुछ दिनों के अंदर मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। मेरी आवाज़ के अंदर काफ़ी गला खराब था, बट आप सभी की बहुत सारी विशेस मिली एंड अब मैं काफ़ी बेटर भी फील कर रहा हूँ। कल इकोनॉमी दिस वीक जो था, वो भी मैं डिस्कस नहीं कर पाया था हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही, बट आने वाले दिनों के अंदर मैं इसको कवर कर दूंगा, ठीक है ना? तो उसकी भी आप चिंता मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। और पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज विद रिगार्ड्स टू प्रिविलेज मोशन। अब सबसे पहले तो हमें यार ये समझना है कि आखिर प्रिविलेज मोशन होता क्या है, या प्रिविलेज क्या होती है, पहले वो समझते हैं। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना तो प्रिविलेज की, आप भी देखते हो ना, प्रिविलेज एक तरह से एक हक होता है। तो जैसे पार्लियामेंट के अंदर ना, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गया, ठीक है ना, दोनों हाउसेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज होते हैं या जो उनके जो मेंबर्स होते हैं, इनके रिगार्डिंग ना इनके पास कुछ राइट्स, इनके पास कुछ इम्यूनिटी कह लो, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये इम्यूनिटीज या फिर ये जो राइट्स हैं, इनको इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करनी है कि चलो एमपीज को तो होता ही है ये, पर उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो हो गए, हमारे यूनियन मिनिस्टर हो गया, इन सभी को भी ये एक्सटेंड करती हैं। गेटिंग द पॉइंट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और भी ध्यान में रखना है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं ना, वो पार्लियामेंट का तो इंटीग्रल पार्ट है, पार्लियामेंट का तो हिस्सा है, पर उनके पास ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एजीआई हो गया, यूनियन मिनिस्टर हो गया, इनके पास होते हैं, पर प्रेसिडेंट साहब के पास ये नहीं होते। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे इनका जिक्र है? द आंसर इज यस। हमारे पास आर्टिकल 105 है, वहां पर ना दो प्रिविलेजेस के बारे में जिक्र है। पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ भी बात रख सकते हैं, बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। साथ ही साथ जो पब्लिकेशन होता है उनकी प्रोसीडिंग्स का, उसके रिगार्डिंग राइट इनके पास अवेलेबल होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका जिक्र है, पर हमारे पार्लियामेंट ने ना कोई भी अभी तक लॉ नहीं लेकर आए जहां पर इन प्रिविलेजेस को कोडिफाई किया गया हो। तो देर इज नो सच लॉ विच कोडिफाइज दीज प्रिविलेजेस, ठीक है ना। हमारे अलग अलग जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, वहां पर हमें कुछ प्रिविलेजेस वगैरह देखने को मिलती हैं, बट अदरवाइज हमारी पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ यहाँ पर नहीं लेकर आया गया। अभी सर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन है ना, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स रेफर करी हैं ऑपोजिशन एमपीज के अगेंस्ट टू द प्रिविलेज कमेटी। तो आई बात समझ में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस समझ आया। तो होता क्या है ना कि इन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कैसे हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका ब्रीच हो रहा है, जो प्रिविलेजेस की बात करी। तो इसको चेक करने के लिए ना हमारे पास एक कमेटी है, उसी का नाम क्या है? प्रिविलेज कमेटी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो कमेटी है राज्यसभा के अंदर अलग होती है और लोकसभा के अंदर अलग होती है। जो लोकसभा वाली कमेटी है उसके अंदर होते हैं 15 मेंबर्स, और राज्यसभा के अंदर जो कमेटी होती है उसके अंदर होते हैं 10 मेंबर्स। तो यही वो कमेटी है जो चेक करती है कि जो प्रिविलेजेस का ब्रीच तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो क्या उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं, ये सारी चीजें। गेटिंग द पॉइंट। तो ध्यान रखना, एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है यहाँ पे? जो हमारे लोकसभा के अंदर स्पीकर हो गया, राज्यसभा के अंदर जो चेयरपर्सन हो गया, वो पहले लेवल ऑफ स्क्रूटनी करते हैं किसी प्रिविलेज मोशन की, फिर उसके बेसिस के ऊपर वो खुद डिसीजन ले सकते हैं या फिर रेफर कर सकते हैं वो मैटर, जो पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज कमेटी होती है उनको ये रेफर किया जा सकता है। मेंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही जो मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे लोकसभा के अंदर स्पीकर जी के द्वारा और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन जी के द्वारा। तो आई होप आप प्रिविलेज मोशन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। एक थोड़ा पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, नीचे मुझे सोचना और मुझे नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताना कि आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा।
अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज राइस प्राइस इंडेक्स। थोड़ा इसको समझते हैं। देखो अगर आप प्रीलिम बूस्टर को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने ना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है राइस का। और एक्चुअल बताऊं, सारे राइस नहीं, जो नॉन बासमती है ना, उसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो नॉन पैर बॉइल्ड है, वो वाले हमने राइस बंद कर दिए हैं, उनको हम एक्सपोर्ट नहीं करते। बासमती राइस अभी भी होते हैं, ठीक है ना। नॉन बासमती के अंदर ज्यादातर हम वैरायटीज को यहाँ पे एक्सपोर्ट उसका बैन कर चुके हैं, राइट। आपने ये चीज देखी होगी। अब हमने ये भी जाना था कि जो इंडिया है वो बहुत ही मेजर एक्सपोर्टर है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर राइस का दुनिया में कौन है, वो भारत ही है। अब भारत से आप नोटिस करो, हमारे यहाँ से जो नॉन बासमती राइस है उसका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो दुनिया में क्या होगा, दुनिया में चावल की जो सप्लाई थी, क्या वो कम होगी या नहीं होगी, बिल्कुल कम होगी। पर सर डिमांड तो ज्यादा है, और अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है पर उसकी सप्लाई कम होती है, तो उसके क्या होते हैं, दाम बढ़ जाते हैं, राइट। और यही चीज ना जो FAO है, यूएन का, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये रिपोर्ट किया है कि जो राइस का प्राइस इंडेक्स है वो 2.8% से ग्रो हुआ है इन जुलाई फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, और ये पिछले लगभग 12 साल के अंदर ना अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गया है। गेटिंग द पॉइंट, समझ पाए ना बात को, कि इंडिया नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं उस वजह से मार्केट में सप्लाई कम है पर डिमांड तो ज्यादा है, तो चीजों के दाम बढ़ने ही हैं, बिल्कुल। और यही सेम चीज ना FAO की जो उनने ये बात भी नोटिस करी है इन देयर राइस प्राइस इंडेक्स। तो जैसे इनका राइस प्राइस इंडेक्स है ना, उसी तरह से हमें यहाँ पे इनका ना डिफरेंट डिफरेंट और भी जैसे देखने को मिलता है, जैसे कि वीट के लिए भी ट्रैक करते हैं, ओवरऑल जो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज हैं उनके लिए भी यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सारी चीजें ट्रैक करी जाती हैं कि आखिर चीजों का दाम कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो FFPI है ना, ये और कुछ नहीं, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फूड प्राइस इंडेक्स है। जैसे राइस प्राइस इंडेक्स हुआ, उसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज हो गया, उनके प्राइस में क्या क्या बदलाव आ रहा है, ये सारी चीजों को भी यहाँ पे चेक करता रहता है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 के अंदर, ताकि जैसे जैसे प्राइसेस चेंज हो उनको हम ट्रैक कर पाएं। यहाँ पर इसका बेस ईयर क्या है, 2014-16 बेस पीरियड जो होता है, और अकॉर्डिंगली ये इन सभी चीजों को ट्रैक करता रहता है। राइस के केस में अगर हम बात करें ना, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, इंडिया, फॉलोड बाय दीज फ्यू कंट्रीज, ठीक है। बाकी आपको ध्यान में नहीं देने बहुत ज्यादा, बट एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि इंडिया तो डेफिनेटली सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ही है। सिमिलरली इंपोर्टर की भी लिस्ट मैंने सामने आपके यहाँ दे रखी है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज नोवोरिस्क पोर्ट। शायद मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत कर रहा हूँ, बट आपको डेफिनेटली ना ये लोकेशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा इसका पता होना चाहिए। देखो अभी हुआ क्या है ना, यूक्रेन ने इस पर्टिकुलर पोर्ट को सी ड्रोन से यहाँ पे स्ट्रक किया है। तो ये वाला सर पोर्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखो ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज तो मैंने इतनी बार आपको बता रखी है ना, कि अगर आप प्रीलिम बूस्टर को 3 महीने फॉलो किया ना, तो ट्रस्ट में 3-4 बार मैंने कम से कम आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो बार बार मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। पर ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है, ये कहाँ देखने को मिला, ब्लैक सी के आपको ईस्टर्न साइड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये कौन सी कंट्री यहाँ पे है, दिस इज रशिया, ठीक है ना। और वैसे भी आप सोच सकते हो, न्यूज तो मैंने बताई थी कि यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे सी ड्रोन्स की वजह से यहाँ पे इसको स्ट्रक किया गया है, ठीक है ना। और ये पोर्ट ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चाहे आप वॉल्यूम की टर्म से बात करो, तो यूरोप के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से ग्रेन हो गया, ऑयल हो गया, बाकी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है रशिया के द्वारा डिफरेंट और कंट्रीज के अंदर। तो लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी एक बार दोबारा से रिवाइज कर देना, और मैं तो बोलूंगा कि जिनको याद है डेफिनेटली नीचे मुझे कमेंट्स के अंदर बताना कि कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज फेडिवर्स। अब ना देखो ये पर्टिकुलर न्यूज की थोड़ी इंपॉर्टेंस समझो। यहाँ पर ना यूपीएससी कभी डिटेल में नहीं पूछेगा कि फेडिवर्स क्या है, सिंपली इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि फेडिवर्स ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में थी, आखिर ये किस चीज के साथ रिलेट कर सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो आप ट्विटर के बारे में जानते होंगे, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले ना जो फेसबुक है, बेसिकली जो मेटा कंपनी है, ठीक है ना, उसके द्वारा थ्रेड्स करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। ये थ्रेड्स प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं बल्कि ट्विटर का ही एक तरह से ऑल्टरनेटिव माना गया है, ठीक है सर। तो ये तो हमें पता है कि ट्विटर क्या है और थ्रेड्स क्या है। ये फेडिवर्स क्या है, देखो फेडिवर्स ना दरअसल में और कुछ नहीं, एक तरह की स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस में होता क्या है, इस स्पेस के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स देखने को मिलते हैं, और ये सर्वर्स आपस में बात कर सकते हैं, बात मतलब बेसिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका एक ग्रुप हमने क्रिएट कर दिया, वो ग्रुप एक प्रोटोकॉल के ऊपर बना हुआ है, और वहां पर आपके डिफरेंट सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी यूजर को आप इंटरेक्ट करना चाहते हो,
तो वो यहाँ पर आप आसानी से कर पाओगे। एंड साथ में ही जब आप ना अपना अकाउंट बनाओगे तो उस अकाउंट बनाते टाइम आप ये चूज कर पाओगे कि आप अपना जो डेटा है ना उसको आखिर कहाँ पर स्टोर करना चाहते हो। कहने का मतलब क्या, आप जैसे कई बार नोटिस करते हो ना कि आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन पर ना अक्सर केस चलते रहते हैं कि भैया हमारा कि कभी डेटा लीक हो गया या फिर कुछ प्राइवेसी रिगार्डिंग इशू आ गया। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। पर अब क्या होगा, अब आपने खुद चूज किया कि आप डेटा कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, तो अब डेटा एक ही सेंट्रलाइज जगह पे नहीं बल्कि अलग अलग जो डिसेंट्रलाइज मैनर के अंदर उसको स्टोर किया जाएगा। तो अब कोई डेटा कंट्रोल नहीं करेगा, ये जो सर्वर्स होंगे वो कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ये अब डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर वर्क करेंगे। तो इस वजह से होगा क्या, जब इनके पास डेटा ही नहीं है आपके पास, इन लोगों के पास, तो ये सब इश्यूज चाहे प्राइवेसी के इश्यूज हो गया या जो बाकी और कंसर्न्स है डेटा लीक के इश्यूज, ये सब नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, फेडिवर्स और कुछ नहीं, आपके डिफरेंट जो फेडरेटेड सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर वर्क करती हैं उसको हम फेडिवर्स बोल देते हैं। ठीक है ना, ये डिसेंट्रलाइज वर्ड आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये थर्ड पार्टीज के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो डिसेंट्रलाइज इज द इंपॉर्टेंट वर्ड इन फेडिवर्स, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसको समझते हैं। अभी क्या हुआ है, हमारे ये जो होम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा 38th मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इसको यहाँ पर शेयर किया गया। तो थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, पहले तो आप जानते हो कि अलग अलग हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अब एक होती है हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। पहले शेड्यूल्ड लैंग्वेज समझा देता हूँ। जैसे आपने 8th शेड्यूल देखा है, ठीक है ना। 8th शेड्यूल के अंदर आपको टोटल 22 लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये सारे मैंने नाम रखे हुए हैं यहाँ पे, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, ठीक है ना। इस तरह से इनके नाम देख सकते हो। ध्यान एक बात इंपॉर्टेंट देना है कि यहाँ पर ना देखो, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे 8th शेड्यूल के अंदर नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो हमारा 92nd अमेंडमेंट हुआ था वहां पर हमने ये 4 लैंग्वेजेस बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी इनको ऐड किया था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली, वहां पर टोटल उस टाइम 14 लैंग्वेजेस होती थी। फिर 21st अमेंडमेंट आया, उस टाइम पे सिंधी को ऐड किया गया, ठीक है ना। फिर 71st अमेंडमेंट आया, उसके बाद कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, आपका नेपाली हो गया, इनको ऐड किया गया। एंड लास्टली 92nd अमेंडमेंट के अंदर ये 4 और बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली इनको ऐड किया गया। तो आज के टाइम के ऊपर ये 14 जो थी ना पहले, अब वो कितनी बन गई है, 22 बन गई है। इनको बोलते हैं आपकी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। उसी तरह से आप नोटिस करो कि हमारे ना यहाँ पे कोई नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट का भी थोड़ा सा वर्डिक्ट आया है, बट उसको अभी और डिटेल में जानेंगे कभी और, क्योंकि वो भी ना कंप्लीटली वो ट्रू नहीं है, उसको डिस्कस कर लेंगे कभी और। बट आप नोटिस करो ओवरऑल हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कहीं संविधान में तो लिखा नहीं हुआ। पर ऑफिशियल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको उसके लिए कमेटी बनी थी पार्लियामेंट की 1976 के अंदर, अंडर सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इसका काम क्या है, इसका कहने की काम है कि कैसे हम जो हिंदी का जो यूज़ है इन डिफरेंट ऑफिशियल पर्पज उसको यहाँ पे रिव्यू करें, कैसे उस यूज़ को इंक्रीज करें, इसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर कमेटी वर्क करती है। बाकी आपने देखा होगा कि हिंदी भी है, साथ साथ इंग्लिश को भी वहाँ पे कंटिन्यू किया गया था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी सदर्न स्टेट्स थी स्पेशली, उनको द्वारा कुछ प्रोटेस्ट किया गया था इसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कमेटी ऑन पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो यहाँ पर आपको टोटल 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें से 20 आते हैं लोकसभा से और आपके 10 आते हैं राज्यसभा से। और इसको हेड किया जाता है किसके द्वारा, होम मिनिस्टर जी के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। फिर ये कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी, वो रिपोर्ट किसको जाती है, हमारे प्रेसिडेंट साहब जी को, ठीक है, जो कि फिर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड साथ ही साथ आपकी जो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको यहाँ पर सेंड करते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये हो गया हमारा थोड़ा कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के बारे में जाननी होगी वो ये है कि हाँ, हमने टोटल 14 जो लैंग्वेजेस थी उनको 22 जरूर कर दिया, पर ऐसे कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है कि किस लैंग्वेज को यहाँ पे हमें 8 शेड्यूल के अंदर डालना है और किसको नहीं डालना है, ऐसा कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखोगे तो 343 से 351 के बीच में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इवन जो 351 है ना, वो यही बात करता है कि कैसे हिंदी लैंग्वेज के स्प्रेड को यहाँ पे बढ़ाया जाए। एक छोटा सा इसके साथ ही मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है, कई बार ना स्टूडेंट्स वहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो होता है क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब लोगों को लगता है कि शायद क्लासिकल लैंग्वेजेस और जो हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं वो सेम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने जैसे ना जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, दरअसल में वो इसके साथ डील करती है हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस के साथ। सर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसके आपको डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही अर्ली टेक्स्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लो 1500 से 2000 साल पहले की टेक्स्ट हो गया, ठीक है ना। और उस पर्टिकुलर जो
डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट है उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट हेरिटेज माना जाता है, ठीक है ना। करंट वर्जन से वो काफ़ी डिफरेंट है जो मॉडर्न वर्जन है, और जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उनका काफ़ी ओरिजिनल रहा हो और किसी से उन्होंने बोरो ना किया हो, ऐसी चीज़ों को हम क्लासिकल लैंग्वेजेस बोलते हैं। एक बार मुझे गूगल पे सर्च करना और मुझे बताना कि आज के टाइम के ऊपर कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, आपका तमिल हो गया, आपका संस्कृत है, ठीक है, आपका उड़िया हो गया, ठीक है, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि शेड्यूल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, ठीक है। एक होमवर्क आपको मैं और दे रहा हूँ आज। आई अंडरस्टैंड थोड़ा होमवर्क ज़्यादा हो गया, बट कभी कभी ना कर लिया करो, ठीक है ना। होमवर्क करते हो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है, अपनी गलतियाँ करते हो वहाँ से सीखते हो, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है पर है बड़ा ईजी। जैसे इसकी लैंग्वेज समझोगे ना, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने निकल आएगा। तो एक बार ट्राई करना और मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर बताना कि जो 2018 वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आपका क्या बन रहा है, राइट। अब देखो आज के डिस्कशन के बेस के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताना कि कौन सा ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है। सैटरडे को जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनका मैं क्विकली आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। क्या गवर्नमेंट व्हीकल्स जो 25 साल से ओल्ड हैं और प्राइवेट व्हीकल जो 10 साल से ओल्ड है उनको स्क्रैप किया जाएगा? द आंसर इज नो। देखो यहाँ पर ना नंबर्स को गलत कर दिया गया है। होता क्या है, जो गवर्नमेंट कमर्शियल व्हीकल्स हैं 15 साल से पुराने और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं 20 साल से पुराने, उनको स्क्रैप किया जाएगा। तो जो नंबर दे रखे हैं ना क्वेश्चन के अंदर वो गलत थे यहाँ पे। एफसीआरए परमिट की बात करें, ठीक है ना, यहाँ पर क्या गवर्नमेंट के पास है कि राइट टू कैंसिल एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी एनजीओ? बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये बात तो हमने देखी हुई थी, यही तो न्यूज़ भी थी पिछले सैटरडे को। पीएम जीवन योजना की बात करें तो क्या यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे हमारी नोडल मिनिस्ट्री है? ये भी गलत है। यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये हो गया गलत। हिमालयन वल्चर्स की बात करें तो क्या ये शेड्यूल 1 के अंदर आती है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? ये बात यहाँ पे आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो ये थे कुछ आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल पे जाके आज के लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।